रूबीना एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वो द बैंग बैंग कैफे में अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। उसे पूरे 2 घंटे हो गए थे वेट करते हुए। 2 घंटे बाद वो वरुण को कॉल करती है। वरुण, तुम आ रही हो ना, या फिर मैं चली जाऊँ? और कितना इंतजार करवाओगे तुम? कब से वेट कर रही हूँ। रूबीना यार, मैं तो आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद वरुण उसके पास पहुँचता है और घुटनों पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, रूबीना मेरी जान, आई एम सॉरी यार, मुझे लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अकेली बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता भी है, एक लड़का मुझे घूरे जा रहा था। कहाँ है? कौन है? बताओ मुझे, अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे वरुण रिलैक्स, चला गया वो यहाँ से। वैसे भी वो मुझे सिर्फ घूर रहा था, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। चलो अब कुछ मंगवाते हैं ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वरुण वेटर को बुलाकर रूबीना का मनपसंद पिज्जा मंगवाता है और ऑर्डर आने के बाद उसे अपने हाथों से खिलाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, जिसके बाद वरुण उसके लिए गिटार भी बजाता है। कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर रहे थे। कुछ देर बाद उसे हग करते हुए कहता है, रूबीना आई लव यू सो मच। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ वरुण, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, और आई लव यू टू वेरी मच। वरुण, अब हमें चलना चाहिए, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद रूबीना की हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। सभी बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी के हाथों पर मेहंदी लगता देख। रूबीना की माँ पूजा कहती है, रूबीना अब तेरी विदाई हो जाएगी, ये घर सूना हो जाएगा बेटा। तेरे बिना तेरी आवाज सुनने को तरस जाएंगे हम। अरे माँ, आप ऐसे मत बोलो, शादी ही तो हो रही है मेरी। आपका जब मन करे आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। 2 दिन बाद वरुण और रूबीना की शादी हो जाती है और रूबीना अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुछ ही दिनों में वो वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी संभाल लेती है। रूबीना खाना बनाकर अपनी सास कमला और ससुर राजेंद्र के साथ साथ वरुण को खिलाती है। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है। उसकी सास कमला बोलती है, वाह बहू वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाय, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आ, तू भी बैठ जा और हमारे साथ ही खा ले। शुक्रिया माँ जी, आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। वाह रूबीना, सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। माँ सही कह रही हैं। आ जाओ, तुम भी हमारे साथ ही खाना खा लो। ठीक है, आप लोग जब इतना बोल रहे हैं तो खा लेती हूँ। अरे बहू, परसों वापस आ रही है हमारी मोनिका, तो तू उसके पसंद का खाना बना लियो, बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा माँ जी, दीदी वापस आ रही है हॉस्टल से, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। 2 दिन बाद उसकी नंद मोनिका वापस आती है। मोनिका अपना बैग बाहर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। उसके बैग रूबीना बाहर लेने जाती है और फिर सीधा अपने कमरे में ले आती है। अरे दीदी रुकिए तो, आपका कमरा अब यहाँ नहीं है। भाभी, ये मेरे रूम को क्या हुआ? ये इतना चेंज कैसे हो गया? वो दीदी, माँ जी ने हमारा रूम आपके रूम में शिफ्ट कर दिया है। वो इनका पहले वाला कमरा थोड़ा छोटा था ना, इसलिए। रहने दो भाभी, आप ना प्लीज माँ के नाम पर मुझसे झूठ मत बोलो। आपने ही कहा होगा उनको। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तभी मोनिका कमला के पास आकर कहती है, माँ, आपने मेरा कमरा भाभी को क्यों दे दिया? बेटा, तेरे भाई को दिक्कत हो रही थी छोटे कमरे में, इसलिए तेरा ही दे दिया। वो सब छोड़, तेरी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। आज घर में सारा तेरे पसंद का खाना बना है। तू बैठ, मैं तेरी भाभी से कहकर तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। तू अपनी भाभी से खाना बनाना सीख ले, कल को तेरी शादी होगी तो तुझे आसानी होगी। माँ, आप भी ना भाभी की ही बातें कर रही हो, ये नहीं कि थोड़ी देर बैठकर मुझसे ही बात कर लो। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। अरे रुक तो जा, खाना तो खा लेती, तेरी भाभी ने बहुत मन से बनाया है। शाम को तीनों एक साथ बैठी हुई होती है। तभी कमला मोनिका से बोलती है, मोनिका बेटी, ये ले चाबी।
और लॉकर में से वो जो गोल्ड का सेट अभी बनवाया था ना, लेकर आ। जी माँ। लेकिन आप इसका क्या करोगी? अभी पता लग जाएगा तुझे। ये ले बहू, ये तेरा शगुन है, शगुन। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद ही मेरा शगुन है। रूबीना वो गोल्ड सेट रख लेती है। इस बात से मोनिका चिढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो जानबूझकर अपने कमरे में जगह जगह पानी फैला देती है और फिर रूबीना को आवाज लगाते हुए कहती है, भाभी ये क्या है? आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता है क्या? देखिए फर्श पर पानी बिखरा हुआ पड़ा है। अगर मैं फिसल जाती और मेरे चोट लग जाती तो? अरे दीदी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रूबीना पोछा लगाकर सब साफ कर देती है। उसके बाद मोनिका बार बार उसके किए कामों को खराब करके उसे कभी कमला से तो कभी वरुण से डांट पड़वाती, लेकिन रूबीना किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन मोनिका अपने बॉयफ्रेंड पारस से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है और उससे कहती है, पारस यार, जब से मेरी भाभी आई है ना, उन्होंने मुझे तंग करके रखा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे शादी कब करोगे? बस मेरी जान, कुछ महीने और। एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। इतना कहकर पारस मोनिका को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। उसे एक रूम में ले जाकर उसके साथ सब कर लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इस बात का मोनिका को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद वो पारस को बहुत कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। इस बात से मोनिका बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन उसके फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें वो पारस के साथ होती है। तभी उसे एक अननोन कॉल आता है जो ब्लैकमेलर का होता है। ब्लैकमेलर मोनिका से कहता है, अपनी कलाकारी तो तुमने देख ही ली होगी अभी तक। अगर पूरी दुनिया को दिखाना नहीं चाहती हो तो शाम तक 5 लाख का इंतजाम कर लो, वरना पूरी दुनिया में फेमस कर दूंगा तुम्हें। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। ये सुनने के बाद मोनिका बहुत रोने लगती है। तभी रूबीना उसे दूध का ग्लास देने उसके रूम में आती है और उसे रोता हुआ देख उससे कहती है, दीदी क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों हो? क्या हुआ मुझे बताइए, ऐसे रोइए मत। भाभी वो किसी ने मेरा पारस के साथ वीडियो बना लिया है। अब मैं क्या करूं? ये पारस कौन है दीदी, और आप कैसी वीडियो के बारे में बात कर रही हैं? रूबीना के पूछने पर मोनिका उसे सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो मोनिका, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाना। ठीक है भाभी। रूबीना मोनिका से कहकर उस ब्लैकमेलर को कॉल करवाती है। मोनिका उसे कॉल करके शाम को पैसे देने के लिए बुलाती है। रूबीना मोनिका के साथ छुपकर एक खंडेर जगह पर जाती है। ब्लैकमेलर अपने मुंह पर मास्क लगाकर आता है और मोनिका उसे पैसे देती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हारे कहने पर 5 लाख रुपए दे दिए हैं, प्लीज अब वो वीडियो डिलीट कर दो। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन सॉरी, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मोनिका उसे मारने जाती ही है कि तभी रूबीना ब्लैकमेलर के सिर पर बहुत भारी चीज से हमला कर देती है, जिसके कारण वो ब्लैकमेलर अधमरा हो जाता है। मोनिका उसके शक्ल देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पारस था। रूबीना पुलिस को कॉल करके इस हादसे की जानकारी देती है और पुलिस की मदद से वो सभी अश्लील वीडियो डिलीट करवा देती है। मोनिका अपनी भाभी रूबीना को तहे दिल से थैंक यू बोलती है और इस तरह दोनों नंद भाभी सहेलियां बन खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी, परंतु पिंकी का रंग काला था, जिस वजह से उसे लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे। साथ ही स्कूल में भी उसका सब बहुत मजाक बनाते थे। लेकिन पिंकी क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले डेस्क पर बैठी हुई थी और वो भी अकेले, क्योंकि कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। काले रंग की वजह से उसके स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी मोना नाम की एक लड़की क्लास के अंदर आती है और कहती है, अरे आज मैं बहुत लेट हो गई, क्लास में तो बैठने की जगह ही नहीं बची।
तभी पिंकी मोना से कहती है, मोना, मेरे बगल वाली सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तू बहुत काली है। अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। मोना की बात सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे हर रोज यही सब सुनना पड़ता था। इसी वजह से उसका स्कूल आने का भी मन नहीं करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद पिंकी रोते हुए अपने घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। सब लोग मुझे काली काली बोलकर चढ़ाते रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। पिंकी की बातें सुनकर पिंकी की माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर बेटी, तुझे पता है तेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। अगले महीने हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे। वहाँ पर हम तेरा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सच्ची में माँ? हाँ मेरी बच्ची। अपनी माँ की बातों से पिंकी बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ सभी उससे अच्छे से बात करेंगे और सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और पिंकी अपने परिवार वालों के साथ दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। पिंकी एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे तो और भी ज्यादा बुरे थे और वो पिंकी से बहुत बुरी तरह बात कर रहे थे। अरे वो देख, वो हमारे स्कूल में नई आई है। देख तो जरा कितनी काली है। अरे ये तो अमावस की रात से भी ज्यादा काली है, लेकिन इसे हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कि आज का दिन हमारा खराब होने वाला है। तुम सही कह रही हो। देखो तो जरा कितनी डरावनी लग रही है। अगर कोई छोटा बच्चा इसको रात में देख ले तो वो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। तभी पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है और वो बच्चों से कहती है, बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। अरे यार, आज फिर से सरप्राइज टेस्ट? कहा था ना मैंने, आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा। ये काली लड़की तो सच में बहुत मनहूस है। फिर टीचर पिंकी को अपने पास बुलाती है और कहती है, टेस्ट से पहले आप लोग इस नई लड़की से मिलो। इसका नाम पिंकी है। कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? टीचर की इस बात पर कोई बच्चा हाथ नहीं उठाता। सबसे आगे वाले डेस्क पर एक प्रियंका नाम की गोरी चिट्टी सी लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है, मैडम, इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा? प्रियंका के इस बात से पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि इस स्कूल में भी सब उसे काली काली बोलकर चिढ़ाएंगे। पिंकी ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रियंका पिंकी के पास आती है और कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस काली चुड़ैल को। ओ चुड़ैल, किसने एडमिशन दिया तुझे इस स्कूल में? तुझे पता है ये स्कूल मेरे पापा का है। तेरे यहाँ आने की वजह से मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा कि उनके स्कूल में काली लड़की पढ़ती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली हूँ, इससे तुम्हारे पापा का और तुम्हारे स्कूल का नाम क्यों खराब होगा? काली होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे बाप रे, ये तो जुबान भी लड़ाती है। ओए, अगर तूने मुझसे ऐसे बात की ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा बस तुझे स्कूल से निकालने में। मेरे पापा का स्कूल है ये, मुझसे जबान संभाल कर बात करना। प्रियंका पिंकी को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से हर रोज प्रियंका पिंकी के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। हर रोज क्लासरूम में घुसकर पिंकी के बैग से ही अपना डेस्क साफ करती थी और तो और वो पिंकी को क्लास में बैठकर लंच भी नहीं करने देती थी। ओए लड़की, यहाँ क्लासरूम में बैठकर लंच नहीं करेगी तू। तुझे देखकर हमसे खाना नहीं खाया जाता। पिंकी हर रोज लंच के समय कॉरिडोर में जाकर खाना खाया करती थी। कॉरिडोर में बैठकर वो खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती रहती थी। हे भगवान, आप मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ भगवान? इसी तरह दिन बीत रहे थे। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसका जनरल नॉलेज तो कमाल का था। क्लास में टीचर कोई भी सवाल पूछती थी तो पिंकी झट से उसका जवाब दे देती थी। इसी तरह फाइनल परीक्षा आ जाती है
और पिंकी मन लगाकर अपना एग्जाम देती है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखती है कि पिंकी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। प्रिंसिपल को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अग्रवाल जी तो इस स्कूल के मालिक है, लेकिन उनकी बेटी के नंबर तो पिंकी से कम आए हैं। अगर उनकी बेटी की जगह कोई और फर्स्ट आ गया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। प्रिंसिपल अग्रवाल जी को फोन करके सारी बात बताती है। अग्रवाल जी गुस्से में कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा। वैसे भी हर साल मैगजीन में फर्स्ट आने वाले बच्चों की फोटो लगती है, उसमें इतनी काली लड़की की फोटो छपेगी तो कैसा लगेगा? अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल चिंता में आ जाती है। वो पिंकी का नंबर कम कर देती है और प्रियंका का नंबर बढ़ाकर उसको पूरे स्कूल में टॉप करवा देती है। क्लास में जब सभी बच्चों को रिजल्ट दिखाया जाता है तो पिंकी प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर कहती है, मैम मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और प्रियंका टॉप कैसे आ सकती है? उसने तो मेरे सामने चीटिंग करी थी। अब जो है वो है पिंकी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम हार मानना सीख जाओ बेटी। पिंकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो प्रियंका की बातें सुन लेती है। प्रियंका अपनी सहेलियों को सारी बातें सच सच बता रही थी कि कैसे उसके पापा ने पिंकी के नंबर कम करवाकर प्रियंका के नंबर बढ़वाए हैं। ये सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ बेटी, बस तुम ही तो करती हो, और तो कोई नहीं करता ना। मेरा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के बाद भी मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पिंकी 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाती है। उसके स्कूल ना जाने पर स्कूल में कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इतने में स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। पिंकी के स्कूल से प्रियंका कंपटीशन में भाग लेती है। ये कंपटीशन स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था। प्रियंका कंपटीशन में भाग तो ले लेती है, पर किसी भी क्वेश्चन का ठीक से आंसर नहीं दे पाती। वो हर एक प्रश्न का गलत उत्तर दे रही थी। ये सब देखकर स्कूल की प्रिंसिपल चिंता में पड़ जाती है। देखते देखते कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहले राउंड में पिंकी का स्कूल सबसे पीछे था। प्रिंसिपल मैडम अग्रवाल जी के पास जाती है और कहती है, अग्रवाल जी मुझे लग रहा है हमारे स्कूल ये कंपटीशन हार जाएगा, क्योंकि प्रियंका बेटी ठीक से आंसर नहीं दे पा रही है। नहीं, अगर हमारा स्कूल हार गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें ये कंपटीशन जीतना है। तभी प्रिंसिपल अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर तुरंत पिंकी के घर पहुंचती है और पिंकी से कहती है, पिंकी जल्दी चलो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रिंसिपल मैडम आप यहाँ? ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पिंकी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। फिर प्रिंसिपल मैडम उसको तुरंत कंपटीशन में लेकर जाती है। अब प्रियंका की जगह पिंकी भाग लेती है और एक के बाद एक सही आंसर देकर वो अपने स्कूल को इस प्रतियोगिता में जिता देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अग्रवाल साहब खुद पिंकी के पास आकर कहते हैं, पिंकी बेटी, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी प्रिंसिपल मैडम भी कहती है, हाँ पिंकी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम तो हमारे स्कूल की असली शान हो। तभी वहाँ पर प्रियंका भी आती है और कहती है, हाँ पिंकी, मुझे भी समझ आ गया कि ऊपरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता, आज से तुम मेरी दोस्त हो। सच में प्रियंका? हाँ पागल, सच में। इतना कहकर प्रियंका पिंकी को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है और पिंकी को भी क्लास का टॉपर घोषित किया जाता है। अब तो क्लास के सारे बच्चे पिंकी के दोस्त बन गए थे और पिंकी प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पिंकी को सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह अब वो अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगती है। नैना अपनी 2 साल की बेटी अकीरा के साथ रहती थी। जब अकीरा पैदा हुई थी उसके कुछ महीने बाद ही नैना के पति ने उसे तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी।
नैना अकीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन तभी नैना को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। नैना अपने देवर राजीव और देवरानी महिमा को अपने घर बुलाती है और उनसे कहती है, महिमा, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। दीदी ये अचानक क्या हो गया? मैंने आप दोनों को बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मेरे पास कुछ ही महीनों का वक्त है। दीदी आप अपना इलाज करवाइए। नहीं महिमा, मेरे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। वैसे भी ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारी के बाद कोई ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाता है। मैंने आप दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि मेरे जाने के बाद आप दोनों मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना और इसे अपनी बेटी निया की तरह प्यार देना। भाभी, आप अकीरा की चिंता मत करिए। हम उसे कभी पता ही नहीं लगने देंगे कि हम उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं। अकीरा और निया दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह बातें चलती रहती है। उसके बाद महिमा और राजीव अपने घर लौट जाते हैं। कुछ महीनों बाद नैना की मौत हो जाती है। महिमा और राजीव नैना को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए अकीरा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। महिमा अकीरा को गोद में लिए बोलती है, आज से मेरी 2 बेटियां, एक निया और दूसरी अकीरा। अकीरा मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि अपनी मम्मी कहकर बुलाएगी। राजीव जी, ये दोनों अभी छोटी है, इसलिए कई सालों बाद भी हम ये सब पता नहीं लगने देंगे। इस तरह दोनों फैसला कर लेते हैं कि अकीरा और निया को इस बारे में पता नहीं लगने देंगे। सभी साथ में हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन तभी एक दिन राजीव प्लेन से शहर आ रहा था और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद राजीव की इस हादसे में मौत हो जाती है। राजीव के जाने के बाद सेविंग के पैसों से कुछ महीनों तक महिमा गुजारा करती है, लेकिन सेविंग के पैसे खत्म हो जाने के बाद महिमा अस्पताल में सफाई का काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अकीरा और निया दोनों 17 साल की हो जाती है। निया और अकीरा महिमा को इतनी मेहनत से काम करते हुए देखती थी। ये देखकर दोनों उदास हो जाती है। निया और अकीरा, यहाँ आ जाओ बेटा, मैंने नाश्ता लगा दिया है, जल्दी आओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चोटी बना रहे हैं माँ, चोटी बनाकर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नाश्ते के लिए आ जाती हैं। दोनों बहनें नाश्ता कर रही होती है, तभी महिमा कहती है, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अस्पताल की सफाई करने के बाद मुझे मुखिया के घर जाना है। दरअसल उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो उन्होंने सफाई के लिए मुझे भी बुलाया है। एक दिन काम करने के मुखिया जी मुझे 2000 रुपए देंगे, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। माँ, मेरा बर्थडे कब आता है? आपने तो कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। निया, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितने मेहनत से काम करती है? जैसे तैसे तो हमारे घर का गुजारा चलता है। ऐसा नहीं है, मेरे पास समय की कमी होती है, इसलिए तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मना पाती हूँ। इस बार देखना, तुम दोनों का जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। माँ, जन्मदिन में सब नए कपड़े भी पहनते हैं, आप मेरे लिए नए कपड़े भी लाओगी? हाँ निया, जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब तुम्हारे लिए, और जब अकीरा का जन्मदिन होगा तब अकीरा के लिए। तुम दोनों के जन्मदिन पर मैं बहुत टेस्टी केक भी लेकर आऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, तुम दोनों भी स्कूल जाओ। इतना बोलकर महिमा अपने काम पर चली जाती है। महिमा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दोनों की सारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निया का जन्मदिन आ जाता है। निया और अकीरा सो रहे थे, तभी महिमा उनके कमरे में आकर दोनों को जगाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे निया, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आज मेरा जन्मदिन है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। निया, नहा धोकर तैयार हो जाओ और अकीरा के साथ मंदिर हो आना। मैं अपने काम पर जा रही हूँ, आते वक्त तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगी। दोनों बहनें बहुत खुश होती है। महिमा जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती है और अपने मन में सोचती है, आज मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया है। नदी के उस पार केक की बेकरी है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, जल्दी से केक ले आती हूँ। इतना सोचकर महिमा केक लेने चली जाती है। आते वक्त महिमा के पैर में सांप काट लेता है।
जिसके बाद नदी के कोने पर ही महिमा की मौत हो जाती है। परी लोग की शिखा परी ये देख लेती है और उसी वक्त महिमा के पास आती है। इस औरत की तो मौत हो गई है। शिखा परी महिमा के दोनों हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करती है। जिसके बाद शिखा परी को महिमा के घर और उसकी दोनों बेटियों के बारे में पता चल जाता है। अरे नहीं, आज तो इसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था और आज के दिन इसकी मौत हो गई। मैं इसी वक्त इसके घर जाती हूँ और इसकी दोनों बेटियों को इस बारे में बताती हूँ। सबसे पहले शिखा परी मामूली सी केक को जादुई केक बना देती है। उसके बाद वो केक लेकर महिमा के घर जाती है। आप कौन हो? मेरी बहन के लिए केक तो मेरी माँ लेकर आने वाली थी, फिर आप केक लेकर क्यों आई हो? सांप के काटने की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। उनके पास ही केक था और मुझे पता चल गया कि उनकी छोटी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेकर आई हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। मेरे जन्मदिन के दिन मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। अच्छा होता कि माँ जन्मदिन का केक लेने के लिए उस तरफ जाती ही नहीं। माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चली गई? शांत हो जाओ दोनों। तुम्हारी माँ अगर तुम दोनों को रोते हुए देखेंगी तो कभी भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये लो केक, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए यही लेकर आ रही थी ना। मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस केक, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। ठीक है, मत लो, लेकिन मैं इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। शिखा परी केक को वहीं रख देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अकीरा, चल इस केक को उस नदी में फेंक कर आते हैं जहाँ हमारी माँ को सांप ने काटा था। उसके बाद दोनों बहनें नदी के पास जाती है और केक फेंक देती है, लेकिन तभी केक फेंकते ही नदी में एक पेड़ बन जाता है जिसके ऊपर कई सारे केक थे। उसी वक्त फिर से शिखा परी वहाँ प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैंने अपने जादू से इस मामूली केक को जादुई केक बना दिया था। मैं जानती थी कि मैं तुम्हारे घर में केक रख कर जाऊंगी तो तुम उसे यहाँ फेंकने जरूर आओगी। मैं चाहती तो पहले ही तुम्हें इस जादू के बारे में बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम अपने आँखों से इसका चमत्कार देखो। मुझे तो अपनी आँखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये जादुई केक का पेड़ बस तुम दोनों को ही नजर आएगा। तुम दोनों जितने चाहो यहाँ से केक लेकर जा सकती हो। उसके बाद तुम्हें केक का जो करना होगा करना। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। निया, चल पहले घर चलते हैं। पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए कि हम इतने सारे केक का क्या करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर जाती है और कुछ देर तक सोचती है। कुछ देर तक सोचने के बाद अकीरा कहती है, क्यों ना हम एक बड़ी सी केक की बेकरी खोलें? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह दोनों बहनें नदी के जादुई पेड़ के केक का एक बेकरी खोलने का फैसला कर लेते हैं। हर रोज दोनों बहनें नदी के पास जाती थी और केक लेकर बेकरी में रख देती थी। दोनों बहनों का केक बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए सभी लोग उनसे केक लेने आया करते थे। एक दिन एक औरत बेकरी पर आती है और दोनों बहनों से कहती है, तुम्हारा केक तो बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले हमें केक लेने के लिए नदी के पार जाना पड़ता था, लेकिन जब से तुम दोनों ने गांव में बेकरी खोली है, हमारा ये काम आसान हो गया। भगवान तुम दोनों का भला करे। उसके बाद वो औरत 2 केक लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों बहनों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है और दोनों बहुत खुशी से एक साथ रहने लगे थे। एक दिन अकीरा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। तभी वो सड़क के कोने पर गरीब लोगों को बैठकर भीख मांगते हुए देखती है। ये लोग तो बहुत गरीब हैं। अगर परी हमारी मदद नहीं करती तो आज मेरा और मेरी बहन का भी यही हाल होता। मैं इनकी मदद जरूर करूँगी। इतना सोचकर अकीरा घर जाती है और निया से कहती है, निया, गांव में बहुत गरीब लोग हैं जो 2 रोटियों के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। हमारे पास अब सब कुछ है, इसलिए हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए।
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम कल ही जाएंगे और गरीब लोगों को खाने के साथ साथ कुछ पैसे भी देकर आएंगे। अगले दिन दोनों बहनें गरीब लोगों के बीच जाती है और उन्हें खाने के साथ साथ पैसे देती है। तभी दो लड़कियां ये देखती है और आपस में बात करने लगती है। अभी कुछ महीने पहले ही इनकी माँ की मौत हो गई थी। इतने कम समय में ही ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। हाँ सोनम, हम इन दोनों बहनों पर नजर रखते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ पता लग सकता है। दोनों सहेलियां दोनों बहनों पर नजर रखने की सोचती है। दोनों बहनें अपने घर के अंदर बैठकर बातें कर रही होती है। निया, नदी के जादुई केक के पेड़ ने सच में हमारी बहुत मदद की है। खिड़की के बाहर खड़ी दोनों सहेलियां ये सुन लेती हैं। अच्छा, तो नदी में जादुई केक का पेड़ है। हमारे गांव में तो एक ही नदी है, कहीं उसी नदी की तो बात नहीं कर रही ये दोनों। हो सकता है कल सुबह जब दोनों बहनें वहाँ से केक लेने जाएंगी तो हम भी इनका पीछा करते हुए जाएंगे। अगले दिन दोनों बहनें नदी के जादुई केक के पेड़ से केक लेने जा रही थी और उनके पीछे पीछे दोनों सहेलियां भी जा रही थी। दोनों सहेलियां देखती है कि जैसे ही दोनों बहनें केक लेती है, जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। मीनू, ये तो इन दोनों बहनों को ही दिखाई देता है। चल, हम इससे जादुई केक छीन लेते हैं। इतना सोचकर दोनों सहेलियां दोनों बहनों के पास जाती है और उनसे जादुई केक जबरदस्ती लेने लगती है। दोनों सहेलियां केक ले लेती हैं, लेकिन तभी जादुई केक से उन्हें जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मीनू, ये तो बिजली के झटके देती है। छोड़ देते हैं इसे यहीं। चल, भाग यहाँ से जल्दी। दोनों सहेलियां डरकर अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद से कभी भी दोनों सहेलियां दोनों बहनों को तंग नहीं करती हैं। इस तरह फिर से पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में कश्मीरा नाम की एक परी रहती थी। कश्मीरा परी बहुत ही ज्यादा गरीब थी। कश्मीरा परी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, साथ में उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और सर पर बाल भी कम थे। लेकिन कश्मीरा परी के पंख बहुत बड़े और खूबसूरत थे। पूरे परीलोक में किसी के भी पंख इतने सुंदर नहीं थे। उन पंखों की मदद से कश्मीरा परी यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। परीलोक की बाकी सभी परियां कश्मीरा परी को काली और गंजी बोलकर चिढ़ाती रहती थी। एक दिन की बात है, कश्मीरा परी उड़ते उड़ते कहीं जा रही थी। तभी उसे आसमान में दो परियां मिलती है। उनमें से एक परी कहती है, अरे वो देखो, कश्मीरा परी उड़ रही है, काली और गंजी कहीं की। कश्मीरा परी, तू इतनी काली है, तेरे से शादी कौन करेगा? ऐसी बातें कश्मीरा परी को अक्सर सुनने को मिलती थी, परंतु वो ये सब सुनकर भी चुप रहती थी। उसे पता था कि एक न एक दिन तो उसे जरूर कोई शादी करेगा। इसी उम्मीद में वो अपने दो बड़े बड़े पंख फैलाकर उड़ती रहती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात रानी परी के बेटे युवराज से हुई। युवराज भी आसमान में घूम रहा था। कश्मीरा के दो सुंदर बड़े बड़े पंख देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये कौन है? मैंने तो इसे परीलोक में पहली बार देखा है। इसके पंख कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इतना सोचकर युवराज कश्मीरा परी के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है। इसी तरह अब युवराज और कश्मीरा परी का मिलना जुलना शुरू हो गया था। इसी तरह काफी दिनों तक मिलते मिलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद एक दिन युवराज कश्मीरा परी से कहता है, कश्मीरा, मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं युवराज? भला आपको कोई विवाह के लिए मना क्यों करेगा? हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद युवराज कश्मीरा परी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। कश्मीरा परी युवराज के साथ विवाह होने पर बहुत खुश थी, पर जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे देखकर रानी परी यानी कि गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो गुस्से में युवराज से कहती है,
ये किसको उठा कर ले आया बेटा तू? ये मेरी पत्नी है माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तू इसे प्यार करता है? शक्ल देखी है तूने इसकी? कितनी ज्यादा बदसूरत है। काली तो इतनी है जैसे किसी ने इसको आग में पका दिया हो। तो इसे हमारे घर की बहू बना कर लाया है? शर्म नहीं आई तुझे? तूने हमारे नाक कटवा कर रख दी। रानी परी के ऐसे कटु वचन सुनकर युवराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन युवराज से भी ज्यादा कश्मीरा परी को बुरा लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी परी का ऐसा व्यवहार तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। शादी के बाद कश्मीरा घर की बहू नहीं नौकरानी बन गई थी। रानी परी ने कसम खा ली थी कि वो कश्मीरा परी को अपने घर से रफा दफा करके ही रहेगी। ये सोचकर रानी परी ने युवराज के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया और उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग युवराज के बहुत अच्छे दोस्त हो, वो तुम लोगों की बात जरूर मानेगा। तुम लोग जब भी युवराज से मिलोगे तब सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा की बुराई करना। युवराज के दोस्त रानी परी की बात अच्छे से मान गए और अब वो लोग वही करने लगे। वो जब भी युवराज से मिलते एक ही बात बोला करते थे, क्या यार युवराज, तू रानी परी का बेटा है। परी लोग की बहुत सारी परियां तुझ पर मरती हैं। उसके बावजूद तूने कितनी बदसूरत परी से शादी कर ली है। दिखने में वो कितनी काली है और ना ही सर पर बाल हैं। हमें तो उसे भाभी कहने में भी शर्म आती है। पता नहीं तुझे उससे कैसे प्यार हो गया। तभी युवराज की दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ यार तू सही कह रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अगर युवराज की पसंद इतनी बुरी है तो मैं इसके साथ रहना छोड़ दूँ। मुझे लगता है हमें युवराज से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। अपने दोस्तों के मुंह से रोज एक ही बात सुन सुनकर युवराज का भी सर घूमने लगता है और उसे भी उनकी बातें सही लगने लगती है। उसे भी अब धीरे धीरे कश्मीरा परी से घिन आने लगती है। उधर दूसरी तरफ रानी परी कश्मीरा के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगती है। वो अपने महल की बाकी सभी नौकरानियों को छुट्टी दे देती है और कश्मीरा परी से घर का सारा काम करवाती है। बेचारी कश्मीरा चुपचाप घर का सारा काम कर दिया करती थी और छोटी छोटी गलतियों पर रानी परी कश्मीरा को पीट भी दिया करती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी से एक गुलदस्ता टूट जाता है, जिस वजह से रानी परी गुस्से में कश्मीरा परी से कहती है, करमचली, तूने कभी इतना महंगा गुलदस्ता देखा भी है? एक काम ठीक से नहीं होता है इससे। अभी बताती हूँ तुझे, रुक। इतना कहकर कश्मीरा परी की सास यानी कि रानी परी उसकी खूब पिटाई कर देती है। मत मारिए सासू माँ, मुझे मत मारिए। कश्मीरा बहुत रोती है पर रानी परी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब युवराज वापस घर लौटता है तो कश्मीरा परी युवराज को सारी बात बताती है। देखो ना जी, तुम्हारी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है और मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती है। तभी युवराज गुस्से में कश्मीरा का जवाब देते हुए कहता है, सही तो करती है, तेरे साथ यही करना उचित है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। युवराज की बातें सुनकर कश्मीरा समझ जाती है कि अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब इसी तरह वक्त बीतने लगता है। कुछ समय बाद कश्मीरा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसे जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो रानी परी युवराज से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, 9 महीने और रख लेते हैं इसको अपने घर में। जब ये एक सुंदर से बेटे को जन्म देगी तो उस बेटे को रखकर हम इसको घर से निकाल देंगे। लेकिन रानी परी की सोच अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। 9 महीने बाद कश्मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब रानी परी को पता चलता है कि कश्मीरा परी ने लड़की को जन्म दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, ये कैसी औरत है जो एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकती है। मुझे कुछ नहीं पता युवराज, अब मैं तेरी शादी किसी और परी से करवा कर ही रहूंगी। तुम सही कह रही हो माँ, मैं भी दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। युवराज की ये बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है और पायल नाम की एक परी से अपने बेटे युवराज की शादी करवा देती है। पायल दिखने में कश्मीरा से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। शादी करके आते ही वो कश्मीरा पर अत्याचार करने लगती है। वो कश्मीरा से हाथ पैर दबवाने लगती है। कश्मीरा कर भी क्या सकती थी, वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। इसी तरह एक दिन कश्मीरा पायल के सर की मसाज कर रही थी। तभी कश्मीरा के नाखून एकदम से पायल के सिर पर लग जाते हैं।
बस इतनी सी बात पर पायल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गंजी, बदसूरत कहीं की, मैं तेरी सारी चाल समझ गई। तू मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है ना? जलती है ना तू मुझसे? रुक जा, अभी तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। इतना कहते हुए पायल कश्मीरा को मारते हुए घर के आंगन में ले आती है। कश्मीरा अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। इतने में वहाँ पर युवराज और रानी परी भी आ जाती है। रानी परी एक चाकू से कश्मीरा के पंख काटने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पंख मत काटिए। खूबसूरत पंख के अलावा तेरे पास और कुछ तो है नहीं, ना रूप ना रंग, फिर इतने सुंदर पंख लेकर क्या करेगी तू? ये ले। ऐसा कहकर रानी परी कश्मीरा के पंख काट देती है। कश्मीरा सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसकी गोद में उसकी बेटी थी, उसका नाम चांदनी था। कश्मीरा चांदनी को गोद में ली हुई खड़ी थी। रानी परी धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। रानी परी का बेटा युवराज भी कश्मीरा को कोसने लगता है। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे जैसी नालायक काली परी के लिए कोई जगह नहीं है। तभी पायल भी कहती है, आज के बाद इस घर में लौटने के बारे में कभी सोचना भी मत। उसके बाद पायल दोबारा से कश्मीरा को धक्का मार देती है। फिर कश्मीरा गिर जाती है और पायल दरवाजा बंद कर देती है। कश्मीरा चांदनी को गोद में लिए हुए रोने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए उसे तो जीना ही होगा, अपनी बेटी के लिए जीना होगा। ये सोचकर वो खड़ी हो जाती है और पैदल चलकर जंगल में पहुंच जाती है। सभी लोग मुझसे इतनी बुरी तरह से बात करते हैं, उससे अच्छा तो ये जंगल है। तभी कश्मीरा को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कश्मीरा उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि एक नन्ही सी परी एक पेड़ के नीचे गिरी हुई है और उसके सिर से खून आ रहा है और उसके बगल में ही बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे सिर पर चोट लग गई है, मुझे बचा लो। कश्मीरा अपनी बेटी को नीचे रखकर उस छोटी परी को गोद में उठा लेती है और उसके घाव साफ कर देती है। उसके बाद 2 दिनों तक कश्मीरा उसकी सेवा करती है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देती है। तभी एक चमत्कार हो जाता है, वो छोटी परी परियों की देवी में बदल जाती है। कश्मीरा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं परियों की देवी हूँ। तू इतनी ज्यादा दुखी है और तुझे बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन फिर भी तूने जमीन से एक भी पैसा नहीं उठाया और एक जख्मी परी की जान बचाने की कोशिश की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू जब जितना पैसा चाहेगी तेरे पास उतना पैसा आ जाएगा और तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेरे सुंदर पंख भी लौट आएंगे। तथास्तु मेरी बच्ची। ये बोलकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। एकदम से कश्मीरा बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके पंख भी लौट आते हैं। उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। उसके पास शक्तियाँ भी आ जाती है। अपनी शक्तियों से वो जंगल में ही एक घर बनाती है और अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहने लगती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है कि अब कश्मीरा खूबसूरत और बहुत पैसे वाली हो गई है, तब उसे बहुत जलन होने लगती है और उसको भी पैसे का लालच होने लगता है। पैसों के लालच में आकर रानी परी, युवराज और पायल तीनों जंगल में आते हैं और कश्मीरा परी को डराते हैं। कश्मीरा की बच्ची, बता तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया और तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? हाँ, जल्दी बता, नहीं तो हम तुझे यहीं मार डालेंगे। मुझे कुछ मत कीजिए, ये सब तो मुझे इस जंगल से मिला है। इस जंगल में ही सब कुछ है। आप लोग ढूंढिए, आप लोगों को भी मिलेगा। ये सुनकर तीनों जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर तीनों को एक छोटी परी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे लोग छोटी परी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल है और उसके बगल में बहुत सारा धन रखा हुआ है। तभी रानी परी कहती है, ये रहे पैसे, इस छोटी परी को रहने दो, ये तो वैसे भी मरने वाली है। हम पैसे लेकर घर चलते हैं। वो तीनों पैसे उठाकर आगे जाने लगते हैं। तभी वो छोटी परी परियों के देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत लालची हो। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। पैसों के लिए तुम लोग किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब गायब हो जाएगा। तुम लोग बदसूरत हो जाओगे और तुम लोगों के पंख भी टूट जाएंगे।
इतना कहकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। उन लोगों के पास जो कुछ भी था सब कुछ गायब हो जाता है। वो तीनों बदसूरत हो जाते हैं और उनके पंख भी टूटकर गिर जाते हैं। इसी बात से दुखी होकर तीनों के तीनों पानी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। कश्मीरा परी को इंसाफ मिलता है और वो अपनी बेटी के साथ जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।